तो चलिए, आज हम सफर करते हैं भारतीय इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो एक जटिल दौर का, राजपूत काल। शौर्य और प्रतिष्ठा सर्वोपरि। बस ये एक लाइन, ये एक सोच, यही है राजपूत लोकाचार का सार। एक ऐसा आदर्श जिसने ना सिर्फ उनके राज्य बनाए, उनकी संस्कृति गढ़ी, बल्कि आखिर में उनकी किस्मत भी तय कर दी। तो चलिए शुरू करते हैं और इस दौर को थोड़ा करीब से समझते हैं। एक ऐसा दौर जहां एक तरफ तो शानदार चीजें बन रही थीं और दूसरी तरफ लगातार लड़ाइयां भी चल रही थीं। आप जरा इस दौर के फैलाव को देखिए। ये कोई छोटा मोटा समय नहीं था, लगभग 600 साल। सोचिए, 650 ईस्वी के आसपास छोटे छोटे राजपूत राज्य उभरने शुरू होते हैं। फिर 8वीं से 10वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में प्रतिहारों का दबदबा रहता है। उसके बाद 10वीं से 12वीं सदी में चौहान, चंदेल, सोलंकी जैसी बड़ी शक्तियां सामने आती हैं। और फिर लगभग 1200 ईस्वी आते आते बाहरी हमलों के साथ इस युग का अंत होने लगता है। मतलब इस पूरे समय में उत्तर और पश्चिम भारत ने कितने ही ताकतवर राजवंशों को बनते और बिगड़ते देखा। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आते हैं, वीरता बनाम एकता। राजपूतों के इस विरोधाभास को समझने के लिए हमें उनके शासन करने के तरीके को देखना होगा। ये सिस्टम था सामंतवाद। तो ये सामंतवाद काम कैसे करता था? सोचिए, एक पिरामिड की तरह। सबसे ऊपर होता था राजा, जो कहने को तो सर्वोच्च था, लेकिन उसकी असल ताकत सीमित थी। उसके नीचे आते थे सामंत, जिनके पास अपनी जमीनें, अपनी जागीरें और अपनी सेनाएं होती थीं। और फिर सबसे अहम बात, सेना। वो सीधे राजा के प्रति वफादार नहीं थी, बल्कि अपने स्थानीय सामंत के प्रति थी। तो पूरा ढांचा ही व्यक्तिगत वफादारी पर टिका था। और यहीं पर वो बात आती है, एक सिक्के के दो पहलू। इसी सामंतवाद की वजह से एक तरफ तो जबरदस्त व्यक्तिगत वीरता पैदा हुई, मतलब हर सामंत एक से बढ़कर एक योद्धा था और युद्ध के लिए सैनिक हमेशा तैयार रहते थे। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, इसी वजह से आपस में लड़ाइयां कभी खत्म ही नहीं हुई। केंद्र में कोई मजबूत राजा नहीं बन पाया, और जब बाहर से कोई खतरा आया तो ये सब मिलकर एक नहीं हो पाए। मतलब जो चीज उनकी ताकत थी, वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई। शासन की बात तो हो गई, अब जरा समाज पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि सम्मान और उस समय की प्रथाओं में ये विरोधाभास कैसे झलकता था। तो एक तरफ हम देखते हैं कि समाज में महिलाओं का काफी सम्मान था। शाही घरानों की कुछ महिलाओं को तो स्वयंवर के जरिए अपना पति चुनने का अधिकार भी था। शिक्षा की व्यवस्था भी थी उनके लिए। मतलब परिवार और कुल के सम्मान पर बहुत जोर दिया जाता था। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है, जो काफी कठोर है। इसी दौर में पर्दा प्रथा का चलन बढ़ा, बाल विवाह भी होते थे और सती जैसी प्रथा भी मौजूद थी। युद्ध के समय तो जौहर जैसी रस्म भी निभाई जाती थी। जौहर, ये शब्द ही अपने आप में बहुत भारी है। ये क्या था? जब किसी युद्ध में हार निश्चित हो जाती थी, तो दुश्मन के हाथों में पड़ने, गुलाम बनने या अपमानित होने से बचने के लिए महिलाएं सामूहिक रूप से आत्मदाह कर लेती थीं। ये राजपूतों के उसूलों का एक ऐसा उदाहरण है जहां वे मानते थे कि अपमान से मर जाना बेहतर है। इतनी राजनीतिक उथल-पुथल और लड़ाइयों के बावजूद एक क्षेत्र था जहां राजपूत काल सच में एक सुनहरा दौर था, और वो था कला, वास्तुकला और साहित्य। उन्होंने हमें एक ऐसी विरासत दी है जो आज भी पत्थरों और कविताओं में जिंदा है। खासकर उनकी मंदिर बनाने की कला, जिसे नागर शैली कहते हैं, कमाल की थी। इसके 3 मुख्य हिस्से होते थे। सबसे ऊपर एक लंबा मधुमक्खी के छत्ते जैसा टावर, जिसे शिखर कहते हैं। फिर गर्भगृह, यानी वो भीतरी जगह जहां भगवान की मूर्ति होती है। और फिर मंडप, जो एक बड़ा सा हॉल होता था पूजा पाठ और सभाओं के लिए। खजुराहों के मंदिर इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और सिर्फ वास्तुकला ही नहीं, साहित्य भी जबरदस्त था। उस समय की दरबारी भाषा तो संस्कृत थी, लेकिन आम बोलचाल की हिंदी यानी अपभ्रंश भी उभर रही थी। और साहित्य का मुख्य विषय क्या था? जाहिर है, वीर गाथा। मतलब ऐसी कहानियां जो राजाओं की तारीफ, उनकी लड़ाइयों और उनकी बहादुरी के किस्सों से भरी होती थीं। चंद बड़दाई की पृथ्वीराज रासो इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। तो अब हम एक बड़े सवाल पर आते हैं। एक तरफ इतनी शानदार सांस्कृतिक उपलब्धियां और दूसरी तरफ राजनीतिक रूप से उस युग का जो हश्र हुआ। इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बिठाया जाए? तो फिर असल में राजपूत काल की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? ये सवाल इस पूरे दौर को और उसके पतन को समझने के लिए बहुत जरूरी है। और इसका जवाब हमें मिलता है उनके पतन के कारणों में।
सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, राजनीतिक एकता की भारी कमी। दूसरा, आपस में ही राज्यों की लगातार लड़ाइयाँ। तीसरा, सामंत इतने ताकतवर हो गए थे कि वो अक्सर राजा को ही चुनौती देने लगते थे। और चौथा, नई सैन्य तकनीक और रणनीति को अपनाने में वो पीछे रह गए। तो असल में जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, यानी अपनी आज़ादी और अपने कुल के लिए वफादारी, वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई जब बाहर से कोई संगठित ताकत आई। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने छूट जाता है, क्या महान कला, साहित्य और संस्कृति के लिए राजनीतिक एकता का होना जरूरी है? राजपूत काल तो यही दिखाता है कि एक बिखरा हुआ राजनीतिक माहौल भी जबरदस्त कला और एक ताकतवर संस्कृति को जन्म दे सकता है। ये हमें एकता, रचनात्मकता और शक्ति के आपसी रिश्ते के बारे में सोचने पे मजबूर करता है।